मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। अब फेक इनवॉइस जनरेट करने पर या फॉल्स एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में करने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना। कितना, क्यों, कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, जीएसटी रिजीम आने के बाद केंद्र सरकार ने लगातार अपने इन्वेस्टिगेशन टूल्स का इस्तेमाल करके ये पता किया कि तमाम तरह के लोग फर्जीवाड़ा करके, फेक इनवॉइसेस बनाकर, फॉल्स एंट्री करके डिपार्टमेंट की रेवेन्यू को मिनिमाइज कर रहे थे या डेंट दे रहे थे। अब सरकार सतर्क हो चुकी है। एक तरफ जीएसटी में रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली वहीं पर आयकर में भी रेवेन्यू का लॉस रियलाइज किया जा रहा है। जीएसटी में और इनकम टैक्स में रेवेन्यू के लॉस को, डेलिबरेट लॉस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म डेवलप कर दिया है और ये मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसमें जो पेनल्टी के प्रोविजंस हैं वो बड़े ही भयावह हैं। कुछ एक स्थितियां बनाई गई हैं, कुछ एक स्थितियां बताई गई हैं जिनमें ये बताया गया है कि पेनल्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इम्पोज की जाएगी। मसलन फेक इनवॉइस जनरेट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री को छोड़ देना, इनवॉइस जनरेट न करना लेकिन माल की या सेवाओं की सप्लाई करना, माल या सेवा की सप्लाई कर देना लेकिन इनवॉइस किसी और व्यक्ति से, संस्था से इशू कराना, केवल इनवॉइस जनरेट करना लेकिन माल या संपत्ति की या सेवाओं की सप्लाई न करना, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आपूर्ति की गई वस्तु एवं सप्लाई की एंट्री ओमिट कर देना, न डालना। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर इनवॉइस मूल्य के बराबर इनकम टैक्स में पेनाल्टी लगाने की व्यवस्था कर दी गई है। तो ध्यान रखिए, इनवॉइस जनरेट करिए तो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई अवश्य करिए। यदि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई आपने कर दी है तो उसकी एंट्री करना अपने बुक्स में ना भूलिए, क्योंकि अब पेनल्टी इक्वल अमाउंट की है जितने अमाउंट का इनवॉइस जनरेट होगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको ये बता दूं कि मान के चलिए कि एक व्यापारी है जिसकी अपनी एक मोनोपोली है, बाजार में मोनोपोली है और वो वस्तुओं की सप्लाई देता है, लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट में बैठे हुए डीलर से इनवॉइस जनरेट कराता है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपने जो माल की सप्लाई ली है वो आपने किसी दूसरे स्टेट से ली है, मसलन महाराष्ट्र से ली है। महाराष्ट्र के डीलर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं पास करनी है, उसे केवल माल या सेवाओं की आपूर्ति कर देनी है इन किन प्रकार, जबकि वो चेन्नई में उपलब्ध किसी फर्म या कंपनी से, जो कि एक थर्ड पार्टी है, उसे इनवॉइस जनरेट करा रही है। तो मान के चलिए कि मजबूरी में ही आपको माल खरीदना पड़ा महाराष्ट्र से, इनवॉइस जनरेट होकर आया चेन्नई से। बाकायदे इसका आपने पेमेंट किया, नहीं किया, आईटीसी की क्रेडिट ली, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक्ट में ये कहा गया है, इस अधिनियम में, इस बिल में ये कहा गया है, फाइनेंस बिल में ये कहा गया है कि ड्यूरिंग एनी असेसमेंट प्रोसीडिंग
of the income tax, if it is found that false entry or any entry relevant for computation of total income of such person has been omitted to evade tax liability. अब यहां पे देखिए क्या है कि आप उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और आपने महाराष्ट्र से माल मंगवाया, फेक इनवॉइस जनरेट हो गया या इनवॉइस जनरेट हुआ चेन्नई से। अब ऐसी स्थिति में तीनों पार्टी में किसी का भी अगर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के दौरान रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो ऐसे में मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपने एक ऐसे व्यक्ति से माल लिया जिसने आपको इनवॉइस नहीं दिया, आपने एक ऐसे व्यक्ति से इनवॉइस लिया जिसने आपको माल नहीं दिया, एक ऐसे व्यक्ति ने आपको इनवॉइस दिया जिसका आपने पेमेंट चाहे आपने महाराष्ट्र में किया चाहे आपने चेन्नई में किया, लेकिन एक व्यक्ति की आपने एंट्री वहाँ पे नहीं की। अब ऐसी स्थिति में देखिए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने 5 करोड़ रुपए का माल महाराष्ट्र से खरीदा था, तो अब ऐसी स्थिति में आपको 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी इस बात की कि आपने फेक इनवॉइस एक्सेप्ट किया। दूसरी 5 करोड़ की एंट्री इस बात की लगेगी कि आपने राजस्थान से जो माल खरीदा उसकी एंट्री आपने पास नहीं की, आपको 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती है। ठीक इसी प्रकार जो महाराष्ट्र में डीलर बैठा है उसे 5 करोड़ रुपए की उसको भी पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने माल की सप्लाई की लेकिन उसने इनवॉइस नहीं जनरेट किया। ठीक इसी प्रकार एक फेक इनवॉइस जनरेट करने के लिए जिसमें कि इनवॉइस जनरेट किया कि लेकिन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं की गई, इसके लिए चेन्नई के डीलर को भी 5 करोड़ की पेनल्टी लगती है। ध्यान रखिए जो नया प्रोविजन है इसमें मुनाफा छोड़िए, सीधे सीधे सेल्स वैल्यू को के बराबर पेनल्टी लगने का प्रोविजन किया गया है। तो ध्यान रखिए, अपने बुक्स में एंट्री अद्यतन करिए, अकाउंटेंट के द्वारा अद्यतन एंट्री कराना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने बुक्स में एंट्री पेंडिंग रखते हैं तो ऐसे में भी यदि अगर इनकम टैक्स की कोई प्रोसीडिंग होती है तो ओमिटेड एंट्री के केस में इक्वल अमाउंट का जितने इनवॉइस की आपने एंट्री नहीं की होगी उतने के बराबर के मूल्य का आपको अर्थदंड लग सकता है। फेक इनवॉइस लेने और देने दोनों से बचें, चाहे आपको आईटीसी की क्रेडिट मिले या ना मिले। फेक इनवॉइसेस के बारे में ज़्यादा आप फॉल्स या फेक इनवॉइस के बारे में आप एकदम कॉशियस रहिए, ना लीजिए ना दीजिए। बुक्स पर एंट्री अद्यतन रखिए, उसी गुड्स और सर्विस का इनवॉइस रेज करिए जो आप वाकई में सप्लाई दे रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि कि अगर इस सिस्टम की मीमांसा की जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो 5 करोड़ रुपए का माल आपने प्राप्त किया है या जिसने सेल किया है, तो उसकी सेल थी तो उसका स्टॉक था 5 करोड़ का। अब इसमें एक अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए 8% से लेके 25% के बीच में कहीं या 20% के बीच आता है। हमारा जो इनकम टैक्स है वो प्रॉफिट पे लगता है, वो भी डिडक्शंस वगैरह लेने के बाद लगता है एवरेज। अब यहाँ पे प्रश्न ये आया कि जहाँ पे हम 8% प्रॉफिट को मुफीद मुनाफा मानते हैं, तो यहाँ पे सेल्स का 8% नहीं 100% ऑफ सेल्स यहाँ पे जुर्माना आपको लग रहा है। तो ये बहुत ही भयावह प्रोविज़न, शायद आने वाले समय में संसद में कोई परिचर्चा चर्चा करके इस प्रोविज़न पे कुछ डाइल्यूट किया जाए, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति यही है कि एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगती दिख रही है। ध्यान रखिए, सुरक्षित बिजनेस कीजिए, फेक इनवॉइस बिल्कुल ना लीजिए ना दीजिए, गुड्स और सर्विस की सप्लाई अवश्य कीजिए, नियमों के तहत जीएसटी और इनकम टैक्स में नियमों के तहत बिजनेस कीजिए, अपना अकाउंट अद्यतन रखिए, अद्यतन अपना ऑडिट कराइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।